सुपर 10 मिनट सीरीज़ में आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट बच्चों का स्वागत है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड फ्रॉम आईएएस इक्विवेलेंट रैंक। कमेंट्स ओपन हैं, इसलिए आपके कुछ व्यूज़ मुझे मिलते हैं। आप जो टॉपिक्स पर जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अगर वो पेड बैच का टॉपिक होगा तो शायद नहीं बता पाऊँगा, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा पाऊँगा यहाँ पे 10 मिनट सीरीज़ में भी, या सोशलॉजी नहीं पढ़ा पाऊँगा। लेकिन अन्य बहुत सारा मैटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम क्वेश्चंस मत पूछिए, वो पेड बैचेस में ही समझाए जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं बैक ईयर पेपर पर मैंने बहुत वीडियोस दिए हैं, आपने नहीं देखे तो वो हाइड हो गए अब। एनीवे, अभी हाल में एक बात एक बच्चे ने पूछी है कि सर अपने जीवन के संघर्ष के विषय में बताइए। पीसीएस में सिलेक्शन और आईएएस रैंक तक पहुंचने तक एक सामान्य नागरिक से इस लेवल तक पहुंचने तक के आपके संघर्ष क्या थे। अवश्य संक्षेप में बता रहा हूं, आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा। मैं कोई रईस ख़ानदान का, ज़मींदार ख़ानदान का या बहुत पैसे वाले ख़ानदान का लड़का नहीं था। मेरे पिता अध्यापक थे इंटर कॉलेज में। 10th से 12th तक के सेक्शंस में अलग अलग उनके क्लास होते थे। 3 विषय से वो एमए थे, तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी तीनों के क्लास वो पढ़ाया करते थे। तो मैं अध्यापक पुत्र हूँ। घर का जो आय का ढांचा है वो इतना ही था। ट्यूशन करते नहीं थे पिता कभी भी। कुछ बच्चों को निःशुल्क ज़रूर मार्गदर्शन करते थे, लेकिन ट्यूशन नहीं करते थे। तो उतनी आय में बस जस्ट काम चलता था। मेरी पुस्तकें खरीदने के लिए कभी पिता ने कोई कमी नहीं दिखाई। संघर्ष जैसी चीज़ मुझे नहीं लगी 10th करने तक, 12th करने तक, बीएससी करने तक, जब तक मैं घर रहा। एमएससी करने जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचा, तब थोड़ी आर्थिक तंगी पिता को महसूस हुई। उन्होंने मुझे नहीं होने दी, लेकिन उनकी योजनाएं थीं अपनी आगे के लिए, तो वो मेरी आपूर्ति करते रहे। और मैं अपने हिसाब से जितनी शान से रह सकता था उतनी शान से रहा। मुझे रूम डेकोरेट करके रखने का हमेशा से शौक़ रहा है, तो मेरा रूम तब भी डेकोरेटेड रहता था जैसे अब रहता है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा भारी खर्च नहीं होता है। किताबें हैं, आजकल लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, एक सुंदर सी बेडशीट, सुंदर से पर्दे, 1-2 लैंप और थोड़े से आर्टिफिशियल फ्लावर्स, बस यही है। ये कोई बहुत भारी खर्चे की चीज़ नहीं है, देखने में भव्य लगता है। अब यही अगर हमने वुड वर्क कराया होता, यहाँ पर पैनल बनवाया होता, तो ये लाखों का होता। लेकिन सिंपल से रैक हैं, किताबों के आगे पर्दे डाल दिए हैं, तो ये बहुत सस्ता हो जाता है। आज भी मेरी वही आदत है। गैजेट्स में महंगे ख़रीद लेता हूँ अगर जेब में पैसे होते हैं। बहरहाल मैं उस समय के संघर्ष की बात कर रहा हूँ। तो संघर्ष जैसा बेटा कुछ लगा नहीं, क्योंकि पिता ने लगने नहीं दिया। कभी संघर्ष जैसी चीज़ नहीं लगने दी। मुझे सदैव आवश्यकता अनुसार पैसे दिए और बिना मांगे दिए। संघर्ष ये आया कि जब मुझे नौकरी की बात आई, एमएससी कर लिया, डीफिल कर लिया, जर्मन फ्रेंच में उस समय तक डिप्लोमा भी ले लिया था। तो संघर्ष की बात यह आई कि अब 2 बच्चे थे। मेरी शादी बीएससी में लास्ट ईयर में ही हो गई थी, और 2 साल के अंदर दोनों बच्चे, उनका आगमन हो चुका था। तो अब मेरे सामने ये समस्या थी कि डिग्री कॉलेज की नौकरी टेम्परेरी थी। कॉसिप प्रोग्राम में 2.5 साल की नौकरी मिलती थी। 2.5 साल की अजीतमल डिग्री कॉलेज में, फिर 2.5 साल की बकेवर डिग्री कॉलेज में 5 साल मिली। आगे कॉसिप प्रोग्राम बंद हो गया। कॉसिप प्रोग्राम था, कॉलेज इम्प्रूवमेंट स्कीम थी, उसमें टेम्परेरी जॉब मिला करता था असिस्टेंट प्रोफेसर का।
तो अब आगे कोई संभावना नहीं थी, बड़ी सिफारिशें और बहुत पैसा चाहिए था डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी के लिए। सपना था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनूं। 6 महीने एडहॉक पढ़ाया, उसकी सैलरी भी नहीं मिली और आगे नहीं मिला जातिवाद के कारण। उसके किस्से अलग हैं, लेकिन जातिवाद के कारण वहाँ नौकरी नहीं मिल सकी। सिफारिश नहीं थी कोई, तो डिग्री कॉलेजों में नहीं मिल रही थी। ये जो 2 डिग्री कॉलेजों में मिली, इसमें कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं थी। डीएम नृपेंद्र मिश्रा जी थे, ईमानदार डीएम थे, उन्हीं के हाथ में अपॉइंटमेंट था। एक ही ज़िले के दोनों कॉलेज थे, तो ईमानदारी से हुआ तो मेरा हो गया, क्योंकि मैं मेरिट में सबसे ऊपर था। अब समस्या ये आई कि कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हाथ में। तो जैसा कि मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि मेरे ही कॉलीग प्रोफेसर पुरी थे, उन्होंने मुझे कहा कि पीसीएस में बैठो। आईएएस की तो उम्र निकल गई, तब तक 26 मैक्सिमम एज लिमिट होती थी, मैं 28 का हो गया था। तो उन्होंने कहा पीसीएस में बैठो, ये रहे पेपर, इनको देखो। मैंने देखा बेमन से, मैंने कहा मुझे नहीं करना बेईमानों की नौकरी, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बोले देख लो, तुम्हारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने देखा तो मुझे लगा ये सारे पेपर मैं सॉल्व कर सकता हूँ, सिवाय इसके कि मुझे थोड़ी हिस्ट्री रिवाइज़ करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक्स मुझे बिल्कुल नहीं आती है। ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन पढ़ी नहीं है बहुत दिनों से। इन सबको पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शनल 5 होते थे, तो मैंने सोचा सोशलॉजी, केमिस्ट्री और हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट होता था तब। हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, कल्चर एक सब्जेक्ट होता था, कल्चर, और मैथमेटिक्स कंपलसरी होता था उन 5 में। मतलब वो ऑप्शनल कहलाता था, लेकिन कंपलसरी था, क्योंकि अगर अकाउंट सर्विस के लिए अप्लाई करना है तो मैथ्स लेना पड़ता था, तो कंपलसरी ऑप्शनल कहलाता था वो। खैर लिया, मेहनत से पढ़ाई की, पहले बार में निकल गया। 1 साल की तैयारी की, सारी किताबें थी मेरे पास, खूब नोट्स बनाए जी जान लगा के, और अब रिजल्ट तो 3 साल में आना था। तो फिर 1982 का पेपर भी भर दिया, वो भर दिया पीसीएस का फॉर्म, फिर 83 का भी भर दिया। अब तक रिजल्ट आया नहीं था। 83 के लास्ट में रिजल्ट आया, अक्टूबर के आसपास। तब तक 83 का एग्ज़ाम हो चुका था। अब उम्र निकल गई पीसीएस की भी। फिर रिज़ल्ट आने शुरू हुए। तो 81 का रिज़ल्ट जब आया, तो मैं जनता कॉलेज बकेवर में पढ़ा रहा था उस समय। तो रिज़ल्ट आया, मैं ट्रेजरी ऑफिसर हो गया। अब ज्वाइनिंग थोड़े दिन बाद आई, 1 आध महीने बाद। तो मैं ट्रेनिंग में चला गया। ट्रेनिंग के दौरान ही, जब साल भर की ट्रेनिंग होती है, तो 82 का रिज़ल्ट आ गया, रीजनल ऑडिट ऑफिसर हो गया। फिर मुरादाबाद जब पोस्टिंग हो गई ट्रेजरी अफसर की, तो 83 का रिज़ल्ट आया, तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर हो गया। डीएम विजय शर्मा थे, उन्होंने कहा तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं टालता रहा, क्योंकि मुझे ट्रेजरी में मज़ा आ रहा था, अच्छा पावरफुल पोस्ट थी। बेटा, संघर्ष जैसी चीज़ मुझे लगी नहीं। संघर्ष वो होता है कि हम बार बार उठ रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, घुटनों चल रहे हैं, खिसक रहे हैं, फिसल रहे हैं, ये सब। ईश्वर कृपा से बहुत साथ देने वाली पत्नी और बहुत ही प्रिय माता पिता और मेरे समस्त नाते रिश्तेदार मुझे बहुत प्रेम करने वाले, बहुत चाहने वाले दोस्त मैंने कभी बनाए नहीं। मोहल्ले वाले, माँ और रिश्तेदार सब मुझे बहुत चाहते थे, क्योंकि उनकी निगाह में मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा था ही, और मुझसे प्रेरणा के लिए उनके बच्चे भी मुझे बहुत चाहते थे, जलते नहीं थे। पूरे कस्बे भरथना का मैं दुलारा था। और जब सिलेक्शन हुआ है, तो जो फेयरवेल पार्टी हुई, जो महाराज सिंह यादव विधायक जी ने मुझे पार्टी दी, वो मेरे छोटे भाई का व्यवहार था। नहीं, मैं तो किसी को नहीं जानता, कोई मुझे नहीं जानता। मुझे तो बहुत लोग जानते, मैं किसी को नहीं जानता था। तो विधायक जी ने जो पार्टी दी, वो भी मेरे छोटे भाई प्रदीप के व्यवहार से ही दी, क्योंकि वो एक्चुअली छोटे भाई जो उत्कर्ष अकेडमी के स्वामी हैं कानपुर के, वो जो हैं बहुत राजनीतिक हैं, और उनके बहुत पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट हैं, टॉप ब्रास में कॉन्टैक्ट हैं, जो मतलब हाईएस्ट लेवल, सीधे अखिलेश यादव हों, केशरीनाथ त्रिपाठी जी हों, या डायरेक्ट मतलब ऊंचे से ऊंचे मंत्री और तमाम उन पदों पर। डीएम और गवर्नर्स उनके यहाँ, गवर्नर, एग्जैक्टली गवर्नर, लंच डिनर पे आते रहे बराबर, अभी भी आते हैं। तो ये तब से शुरू से उनकी आदत थी। तो मुझे संघर्ष जैसा नहीं लगा कभी। मुझे एक ही बात लगी कि मैं मेहनत करूँगा, प्रयास करूँगा, जो जितनी मेहनत की ज़रूरत है उतनी करूँगा तो होगा। अगर मुझे कार चलानी है और यहाँ से मुझे हापुड़ पहुँचना है, तो पेट्रोल डलवाना है, कार पहुँच ही जाएगी। सावधानी से चलाना है, तो दुर्घटना से भी बचा रहूँगा। बस इतना ही है।
ऐसा नहीं कि उस ज़माने में सिलेक्शन कोई हलवा था। इट इज़ ऑलवेज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर डिफ़िकल्ट नहीं होगा तो कट ऑफ पे जितने सिलेक्शन होने चाहिए उससे 10 गुने 20 गुने लोगों के नंबर बराबर आएंगे, तो कैसे सिलेक्शन होगा? ये स्वयं सोचिए। अगर आसान पेपर हो किसी में तो इतने सारे लोगों के बराबर नंबर आ जाएंगे कि इतने सब लोग तो सेलेक्ट नहीं होंगे। मान लो सिलेक्शन के लिए 60% नंबर चाहिए हो और 100 वैकेंसी हो, और पता लगा 1000 लोगों के 60% नंबर आ गए क्योंकि पेपर बहुत सरल है, तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? इसलिए एग्ज़ाम हमेशा बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आज भी डिफ़िकल्ट है। आपको मेरिट में ऊपर से नीचे खिसकना होता है एग्ज़ाम में, तो आप बीच में कहीं आ जाते हैं या लास्ट तक आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। बस यही है। तो संघर्ष जैसी बेटा कोई चीज़ नहीं है। सफलता के लिए असफलता बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मुझे कभी नहीं मिली। आई वॉज टॉपर फ्रॉम द वेरी क्लास 3। मैंने क्लास 1 और 2 नहीं पढ़ा, सीधे क्लास 3 में एडमिशन हुआ। हमेशा मैंने टॉप किया है। 5वीं कक्षा में उत्तर प्रदेश में मुझे स्कॉलरशिप मिला था, जो जनरली बच्चों को नहीं मिलता है। और मुझे याद है स्कॉलरशिप की परीक्षा यही 27 मई के दिन थी, जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। उस दिन स्कॉलरशिप की परीक्षा थी और मैंने टॉप किया था। तब से लेके बराबर का रिकॉर्ड यही रहा है कि मैंने टॉप किया है। संघर्ष जैसी कोई चीज़ नहीं है। बस सिर्फ एक इनसिक्योरिटी थी कि नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन ईश्वर कृपा से मैं एक भी दिन अनएम्प्लॉयड नहीं रहा। 1969 से जब से हाई स्कूल किया मुझे स्कॉलरशिप मिल रहा है, नेशनल स्कॉलरशिप बराबर मिला। चूँकि टॉपर था तो नेशनल स्कॉलरशिप मिलना ही था। फिर यूजीसी का नहीं, CSIR की फेलोशिप मिली, JRF, फिर SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप, फिर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, फिर डिग्री कॉलेज की नौकरी, डिग्री कॉलेज की ख़त्म होने के पहले ही PCS की नौकरी, ट्रेजरी अफसर की, और उसे छोड़ने के साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर हो गया सेल्स टैक्स में। असिस्टेंट कमिश्नर कम असिस्टेंट कलेक्टर IAS रैंक की पोस्ट थी, उससे VRS ले लिया, टीचिंग करना शुरू कर दिया, कोचिंग शुरू कर दी। और जब कोचिंग से मन भर गया आमने सामने पढ़ाने से, तो ऑनलाइन शुरू कर दिया। ऑनलाइन के साथ अध्यात्म भी जोड़ लिया, तो आपके चैनलों पर APLM पर आपके सामने हूँ। परिचय इतना, इतिहास यही। बहुत छोटा सा परिचय, छोटा सा इतिहास है। सफलताएं ईश्वर ने सदैव दी हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया कभी। हाँ, सरकारी नौकरी में रहते हुए बदला ज़रूर लिया कई लोगों से वो नहीं लेना चाहिए था, वो पाप कर्म है। लेकिन चूँकि शक्ति थी तो मन करता था कि बदला लो, और नुकसान कभी नहीं पहुंचाया। सरकारी नौकरी के दौरान नुकसान तो पहुंचाया जाता है, वो तो हमारी ड्यूटी होती है। किसी को जेल भेजना है, कुछ करना है, वो दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन जानबूझकर किसी को यूं ही नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को कभी सताया नहीं, सच बोला है सदैव, जो भी बोला है, कभी भी झूठ नहीं बोला है। तो इसका परिणाम यही है कि सदैव ईश्वर ने मुझे सफलता दी है। थैंक यू।